नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल की, अर्थात दोस्तों अपर पैलेolithic पीरियड की। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में दोस्तों जो पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, स्टोन एज के बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन को शुरू किया था। उसी दौरान दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग का दोस्तों जो पाषाण काल है इसको हम लोग मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें दोस्तों आपका आता है आपका सबसे पहले पैलेolithic पीरियड, उसके पश्चात आता है दोस्तों आपका मेसोलिथिक पीरियड, और दोस्तों सबसे ऊपर आता है आपका नियोलिथिक पीरियड। जिसमें दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि जो ये आपका पैलेolithic पीरियड दोस्तों ये फर्दर तीन भागों में डिवाइड होता है, जो कि दोस्तों आपका लोअर पैलेolithic जिसको हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों आपका आता है मिडिल पैलेolithic जिसको हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों, और सबसे ऊपर आता है दोस्तों आपका उच्च पूरा पाषाण काल जिसको दोस्तों अपर पैलेolithic पीरियड कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पाषाण काल क्या है, स्टोन एज क्या है उसको डिस्कस कर लिया, लोअर पैलेolithic पीरियड क्या है उसको डिस्कस कर लिया, साथ में दोस्तों पिछले वीडियो में मिडिल पैलेolithic पीरियड क्या है उसकी क्या कुछ विशेषताएं उसको हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे इस उच्च पूर्व पाषाण काल अर्थात अपर पैलेolithic पीरियड की। दोस्तों, ये जो उच्च पूर्व पाषाण काल है इसे श्रेष्ठ पाषाण काल या फिर कह लें लेप्टोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाषाण काल के अंतर्गत जो उच्च पूर्व पाषाण काल है दोस्तों इसे श्रेष्ठ पाषाण काल अर्थात लेप्टोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसके काल अवधि की बात करें दोस्तों के अर्थात ये कब से कब तक के कालक्रम में दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल का समय माना जाता है, अपर पैलेolithic पीरियड का टाइम माना जाता है दोस्तों, तो वह है आपका 35,000 बीसी से दोस्तों 10,000 बीसी तक। जी हाँ दोस्तों, 35,000 बीसी से दोस्तों अर्थात दोस्तों 35,000 ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व के बीच का दोस्तों जो समय काल है यह आपका अपर पैलेolithic अर्थात दोस्तों उच्च पाषाण काल का समय माना जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। प्रारंभ में इनिशियल में जब तक भारत में कोई उच्च पूर्व पाषाण काल के दोस्तों साक्ष्य नहीं मिले थे, तब तक दोस्तों प्रारंभ में ऐसा मानता था दोस्तों, ऐसी मान्यता थी, ऐसा कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि भारत में कोई उच्च पूरा पाषाण का काल था ही नहीं। यहाँ पर लोअर पैलेolithic है, मिडिल पैलेolithic है दोस्तों, लेकिन जो अपर पैलेolithic का है वो कोई कॉन्सेप्ट इसका था ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट अपर पैलेolithic का भारत में है दोस्तों ये बाद के फेज में यहाँ पर ऐड हुआ है। दोस्तों, एच.डी. सांकालिया की एक बड़ी फेमस बुक है दोस्तों जिसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसीलिए दोस्तों हमको जो उनकी पुस्तक है एच.डी. सांकालिया की दोस्तों जिनका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान में दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण शब्द का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं है, जो कि दोस्तों इस चीज को और भी मजबूती प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों जब पहली बार जो बेलन वैली है, बेलन घाटी दोस्तों, उसमें सबसे पहली बार भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के दोस्तों जब साक्ष्य मिलने शुरू हुए दोस्तों, तब से दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल की अपर पैलेolithic पीरियड की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो आपने एक चीज दोस्तों नोटिस किया यहाँ पर कि हमको उच्च पूर्व पाषाण काल के अपर पैलेolithic पीरियड के प्रमाण हमको प्रारंभिक में कहां से मिल रहे हैं, किस जगह से मिले दोस्तों, तो आपको बेलन वैली जो दोस्तों बेलन घाटी का जो क्षेत्र है वहां से हमको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उच्च पूरा पाषाण काल की जो अंतिम संस्कृति दोस्तों, उस अंतिम संस्कृति दोस्तों मैग्डेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो मैग्डेलियन संस्कृति है इसका संबंध किस काल से है। तो दोस्तों मैग्डेलियन संस्कृति का जो संबंध है ये आपके अपर पैलेolithic पीरियड अर्थात दोस्तों आपके यह किससे है दोस्तों, आप उच्च पूरा पाषाण काल से है। अब इंपॉर्टेंट चीज आगे ये निकल के आती है भाई कि जो उच्च पूरा पाषाण काल है आखिर इनमें किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया दोस्तों कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के विशिष्ट उपकरण थे, फिर उनका कैसे विकास होकर मध्य पूरा पाषाण काल में आया। अब हम बात करेंगे उच्च पूरा पाषाण काल की। तो दोस्तों इस काल के जो उपकरण थे दोस्तों ये पहले की अपेक्षा इस काल के जब उपकरण हमको मिलेंगे ये बहुप्रयोजनीय होंगे अर्थात मल्टीपर्पज वाले होंगे। उपकरण या फिर टूल तो एक होगा लेकिन इससे जो कार्य करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। मतलब एक ही टूल से हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य को काम में ला सकते हैं। अर्थात दोस्तों एक ही उपकरण के माध्यम से हम लोग उसको काटने, चीरने, खोदने इत्यादि का जो कार्य दोस्तों वो किया जाता था। इसीलिए दोस्तों इस काल की बड़ी विशेषता है उपकरण की, इनके जो टूल्स होते दोस्तों वो मल्टीपर्पज होते थे अर्थात बहुप्रयोजनीय होते थे। अब इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि उच्च पूर्व पाषाण काल के दोस्तों जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं
उनमें बड़ा विशेषीकरण पर, मतलब उनको अच्छे से तराश कर काट छाट कर उनको बनाए जाने का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमाण मिलता है। तो ये जो काल है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपने उपकरणों को अच्छे से तराशते थे, उस पर समय देते थे। कारण यही था कि वो एक ही टूल से कई सारे कार्यों को करते थे। यही कारण है कि इस काल में जो भी उपकरण हमको मिलते हैं उन पर बड़े अच्छे से काम किया गया होता है। और इन विशेष उपकरणों में यदि हम बात करें दोस्तों तो तक्षणी या फिर गिरमिट, जिसको दोस्तों ब्यूरीन बोलते हैं सामान्य शब्दों में, इनका विशेष महत्व है। आपसे पूछा जाता है कि आखिर इस काल का मुख्य उपकरण क्या है। उच्च पूरा पाषाण काल में कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कि हमको मेन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस काल का जो सबसे मुख्य उपकरण दोस्तों वो है आपका ब्लेड, और दूसरा है दोस्तों आपका ब्यूरिन, जिसमें दोस्तों ब्लेड जो है यह काफी प्रधान रहा, और इसी कारण दोस्तों इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल जो दोस्तों उसकी भी संज्ञा दी जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ब्लेड उपकरण है, जो ब्लेड प्रकार का दोस्तों जो टूल है, ये किस काल की विशेषता है दोस्तों, तो ये आपके अपर पैलियोलिथिक काल की विशेषता है। इस काल के दोस्तों हमको दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला दोस्तों कि एक नए चकमक उद्योग की स्थापना, अर्थात दोस्तों को जो न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री है उसका प्रमाण हमको यहां से मिलता है दोस्तों। साथ में जो प्रज्ञ मानव दोस्तों, जिसको हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं दोस्तों, उसका भी दोस्तों पदार्पण कह लें, उसका भी दोस्तों पहली बार जो ओरिजिन है हमको इसी काल में दिखाई देता है। तो पहला जो एविडेंस दोस्तों हमको होमोसेपियंस का मिल रहा है वो कहां से मिला है दोस्तों, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो दोस्तों वहां से देखने को मिल रहा है। तो आपने तीन चीजें जानी। तीन चीजें क्या क्या कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, वो टूल है आपका ब्लेड एंड ब्यूरिन, जिसमें ब्लेड आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी प्रधानता इस काल में रही है। दूसरा कि इस काल में होमोसेपियंस जो है इनके प्रमाण हमको पहली बार देखने को मिलते हैं। साथ में इसमें आपका जो नए चकमक उद्योग है, जो न्यू आपके फ्लिंट इंडस्ट्री कहते हैं, इनके भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। साथ में इनसे जुड़ी हुई संस्कृति का नाम भी आप जरूर ध्यान में रखें, मैग्डेलियन संस्कृति, जो कि दोस्तों इस अपर पैलियोलिथिक काल के लास्ट या फिर लेटर फेज की हमको दिखाई देती है। अब आते हैं भाई कुछ अन्य फैक्ट्स की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह जो काल है आपका अपर पैलियोलिथिक काल दोस्तों, यहां से हमको हड्डियों के बने हुए उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अभी तक दोस्तों हमको जो उपकरण प्राप्त हो रहे थे वो मुख्यतः हमको स्टोन के, पाषाण के, पत्थर के बने हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जब आपका उच्च पूरा पाषाण काल आता है तो आप देखते हैं कि यहां से दोस्तों हमको जो हड्डी हैं, जो आपके बोन्स हैं, उनके भी बने हुए टूल्स अर्थात उपकरण के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। और ऐसे प्रमाण दोस्तों हमको जो कुरनूल का क्षेत्र है वहां से प्राप्त होता है, और दोस्तों जो मुचत्तला है दोस्तों वहां से इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। साथ में दोस्तों यहीं से हमको जो ब्यूरिन हमने जो आपको उपकरण बताए, इनकी सर्वाधिक संख्या दोस्तों हमको आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपका केव है, जिसको दोस्तों मुचत्तला चिंता मनुगावी शिलाश्रय कहते हैं, केव कहते हैं दोस्तों, यहां से हमको प्रमाण प्राप्त हुए। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुचत्तला चिंता मनुगावी दोस्तों केव है, जो शिलाश्रय है, इसका प्रमाण हमको या फिर यह कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिए दोस्तों यह आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है। और यहां इस गुफा से दोस्तों हमको उच्च पूरा पाषाण काल के जो ब्यूरिन उपकरण है आपको दोस्तों उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। साथ में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों जो बेलन घाटी का क्षेत्र है, जहां से हमको प्रारंभिक उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमाण प्राप्त हो रहे थे दोस्तों, यही का एक क्षेत्र है दोस्तों जो कि बहुत ही फेमस, इसका नाम है दोस्तों लोहदा नाला। दोस्तों इस बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से दोस्तों हमको दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि अपने आप में दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि ये बताइए दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीनतम अस्थि पे बनी हुई मूर्ति के प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं दोस्तों, तो ये बेलन घाटी का जो लोहदा नाला क्षेत्र दोस्तों वहां से इनके प्रमाण हमको दिखाई देते। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वान हैं जो इस मातृ देवी की मूर्ति को दोस्तों न मानकर बल्कि उसको क्या मानते दोस्तों, एक हारपून, जिसको हम साधारण शब्दों में दोस्तों भाला कहते हैं, वो इनको मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं भैया ये मातृ देवी की मूर्ति है जो कि अस्थि पर निर्मित है, और कुछ मानते हैं दोस्तों कि ये नहीं भैया ये मूर्ति नहीं है बल्कि ये हड्डी का बना हुआ एक भाला है, जिसे कुछ लोग उसकी आकृति में भ्रम में होकर उसको मातृ देवी कर। तो विद्वान यहाँ पर दो वर्गों में बटे हुए, लेकिन फिलहाल आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीधे सीधे तौर पे, ये बताइए भाई कि प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। किस काल की है, उच्च पूरा पाषाण काल की। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
सोन घाटी में स्थित जो रामपुर पुरास्थल दोस्तों, वो भी उच्च पुरा पाषाण काल का उपकरण, उच्च पुरा पाषाण काल का दोस्तों आपका स्थल है। और यहाँ से दोस्तों हमको अपर पैलेolithic पीरियड के जो साक्ष्य हैं वो हमको दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जो अपर पैलेolithic का काल दोस्तों, ये पेंटिंग्स के लिए दोस्तों, आपका जो चित्रकारी दोस्तों, इसके लिए भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यही वह काल है जहां से दोस्तों हमको जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, जो आपके प्रागैतिहासिक काल के दोस्तों जो चित्र हैं, उनके भी प्रमाण दोस्तों हमको इस काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों इस काल में चित्रकला की जो है उनकी प्रगति हमको महाराष्ट्र का जो पाटरे क्षेत्र है और दोस्तों मेहता खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। साथ में राजस्थान के दोस्तों जो चंद्रसाल या फिर चंदेसाल क्षेत्र दोस्तों, वहां से दोस्तों हमको इनकी प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जितने मैंने आपको पुरास्थल बताए ये सब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का पाटड़े और मेहता खेड़ी, राजस्थान का चंद्रसाल और मध्य प्रदेश का दोस्तों जो रामनगर क्षेत्र है, यहां से दोस्तों हमको इन चीजों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों यहीं से दोस्तों हमको शुतुरमुर्ग के अंडों पर किए गए जो चित्रकारी दोस्तों, इनसे भी हमको इस काल में जो चित्रकला का दोस्तों विकास हो रहा है, जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो ये आप जो स्थल हैं जिसमें आपके महाराष्ट्र के पाटड़े मेहता खाड़ी, राजस्थान का चंद्रसाल और मध्य प्रदेश का दोस्तों जो रामनगर क्षेत्र है, वो अपर पैलेolithic पीरियड के इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब एक चीज आप सदैव ध्यान रखिएगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर दोस्तों जो चित्रकारी है, ये सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले के दोस्तों जो केन नदी के तट पर दोस्तों इसकी प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडे पर पेंटिंग्स का दोस्तों जो पहला प्रमाण हमको मिला है, ये 1860 में 1860 में जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिले दोस्तों, वहां की केन नदी के तट पर दोस्तों इसकी प्राप्ति हुई थी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडों पर प्राचीनतम एकमात्र मानव निर्मित जो चित्रांकन दोस्तों, इसकी प्राप्ति कहां से दोस्तों, तो महाराष्ट्र के पाटड़े से इसकी प्राप्ति होती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये बताइए दोस्तों कि चित्रकारी जो है हमको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जो उनके खोल के प्राप्ति होती है कहां से दोस्तों, तो ये आपके महाराष्ट्र के पाटड़ी क्षेत्र से होती है। साथ में दोस्तों शुतुरमुर्ग के जो अंडे के खोल हैं, उनसे बने हुए मनकों के जो प्रमाण है दोस्तों, वो हमको दो प्रमुख केंद्रों से प्राप्त होता है दोस्तों। पहला तो जो पाटड़े हमने अभी आपको बताया वहां से, और दूसरा दोस्तों भीमबेटका दोस्तों, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के दोस्तों फेमस है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए दोस्तों फेमस है, इसके लिए काफी फेमस दोस्तों। तो इन दोनों पुरास्थलों दोस्तों हमको शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने हुए जो मनके हैं, उनकी प्राण के प्राप्ति दोस्तों यहाँ से हमको होती है। दोस्तों साथ में यदि प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि ये बताइए प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने मनके का प्रमाण हमको कहां से मिला है दोस्तों, तो प्राचीनतम इनमें से मिला है दोस्तों आपके पाटड़े से, जो कि महाराष्ट्र का है। और दोस्तों इस काल के जो चित्र के उदाहरण दोस्तों, वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से भी दोस्तों हमको मिलता है। भीमबेटका दोस्तों हमने अभी आपको बताया प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थित कहां पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित दोस्तों। और यहां पर जो सबसे ज्यादा काम किया दोस्तों, वह किया है बी.एस. वाकड़कर ने दोस्तों। और वी.एस. वाकड़कर को दोस्तों फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट पेंटिंग्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो भारत में जो रॉक आर्ट के दोस्तों जो खोजकर्ता कह लें, उनके सबसे बड़े विद्वान के दोस्तों, वह आपके वी.एस. वाकड़कर को कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की बेलन घाटी के संदर्भ में दोस्तों, तो बेलन घाटी जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यह काफी समृद्ध रहा है, काफी रिच रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो यह रहा है आपके अपर पैलेolithic पीरियड के प्रमाण के लिए, यहां से एविडेंसेस के लिए। तो दोस्तों जो बेलन नदी है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बेलन दोस्तों एक नदी है जो कि टोन्स की सहायक नदी है दोस्तों। और यह मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र जो दोस्तों, ये वहां पर बहती है। और यहां से दोस्तों हमको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो दोस्तों, इन सभी हमको कालों के प्रमाण दिखाई देते हैं। चाहे वो पैलेolithic पीरियड हो, मेसोलिथिक पीरियड हो या फिर नेओलिथिक पीरियड दोस्तों, इन सभी के दोस्तों हमको क्रम वाइज
कि सबसे पहले हमको पैलेयोलिथिक के, उसके ऊपर मेसोलिथिक के, उसके ऊपर दोस्तों नियोलिथिक के जो प्रमाण है, इनके हमको प्रमाण हमको एक अच्छे से स्तर वाइज दोस्तों इस बेलन घाटी में हमको दिखाई देते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि इस बेलन घाटी से हमको लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड के, निम्न पूरा पाषाण काल के दोस्तों यहां से 44 स्थल 44 दोस्तों आपके साइट्स हैं, वो उनकी प्राप्ति हुई है। और दोस्तों बेलन घाटी का महत्व इसमें है कि दोस्तों इसी घाटी से दोस्तों सबसे पहली बार हमको सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, इनके साक्ष्य दोस्तों हमको इनकी प्राप्ति हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहली बार ही कहा था कि भारत में जो आपका अपर पैलेयोलिथिक पीरियड है, इनके प्रमाण कहां से मिल रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ये आपके बेलन घाटी से मिल रहे हैं। अब ये चीज निकल कर आपको सामने आती है भाई, जब ठीक है अपर पैलेयोलिथिक पीरियड है, इनके प्रमाण यहां से मिल रहे हैं, तो इनका प्रसार क्षेत्र कहां तक था, मतलब कहां कहां में भारत के कौन कौन से क्षेत्रों से दोस्तों हमको अपर पैलेयोलिथिक पीरियड के उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? तो हम इनके प्रमाण जो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में दोस्तों जो भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघौर, जोगदाहा, इन क्षेत्रों से दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों बिहार का दोस्तों जो पैसरा क्षेत्र, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां से हम कुछ पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिले दोस्तों। झारखंड में दोस्तों सिंह भूमि क्षेत्र से प्रमाण मिल रहे हैं, दामिन क्षेत्र से दोस्तों इनके प्रमाण मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों महाराष्ट्र में पटने, भदड़े और इनाम गांव जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां से दोस्तों हमको इस उच्च पूरा पाषाण काल के जो प्रमाण ये हमको दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आपका आंध्र प्रदेश का इलाका है दोस्तों, वहां से दोस्तों आपका रेणीगुंटा, बंटम चिरला, वेमुला, यर्रेगोंडा पालेम एवं कर्नूल की जो गुफाएं दोस्तों, यहां से हमको उच्च पूरा पाषाण काल के दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, ये हमको दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स बता रहा हूं, सभी का संबंध दोस्तों किस काल से है? उच्च पूरा पाषाण काल से। और वैसे प्रमाण, वैसे साक्ष्य हमको इन स्थलों से मिले। तो सभी को आप दोस्तों एक जगह अच्छे से क्रम वाइज लिख लीजिए, कहां से यह स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा सहायक हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों गुजरात में स्थित जो विषादी क्षेत्र है, यह भी आपको उच्च पूरा पाषाण काल संबंधित है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान का दोस्तों जो बूढ़ा पुष्कर इलाका है दोस्तों, यह भी आपका प्रमुख उच्च पूर्व पाषाण कालिक अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में आता है दोस्तों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल जिला है, वहां पर स्थित दोस्तों दो इंपॉर्टेंट आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आपका दोस्तों बिलासुरगाम दोस्तों, इस पूरा स्थल से दोस्तों हमको भारत में प्राचीनतम जो चूल्हे का अवशेष है दोस्तों, उसकी प्राप्ति होती है। आपको जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे प्रश्न भाई कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो अवशेष है, यह हमको कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये हमको आंध्र प्रदेश का जो कर्नूल जिला है, वहां पर स्थित हमको जो बिलासुरगाम पुरा स्थल है, उससे वहां पर हमको भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो अवशेष है, उसकी प्राप्ति होता है। दोस्तों आप लोगों ने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का दोस्तों जरूर नाम सुना होगा। भारतीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन के लिए दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। दोस्तों रॉबर्ट जो ब्रूस फ्रूट दोस्तों, इन्होंने जो बिलासुरगाम गुफा से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को क्या किया था दोस्तों, इन्होंने खोजा था वहां से। और दोस्तों यहाँ की गुफाओं में जो राख की उपस्थिति है, या मानव या पशु की जो अनुपस्थिति दोस्तों, यह हमको नर बलि का जो साक्ष्य दोस्तों, यह उसके बारे में हमको क्या करती है, इंगित करते हैं, उनके बारे में बताती है। तो जो कई सारे दोस्तों विद्वान है, वो ये मानते हैं कि जो ये प्राचीनतम चूल्हा है, और यहाँ पर जो हमको राख दिखाई दे रही है इनकी गुफाओं में, तो ये कहीं ना कहीं यह नर बलि का जो हमको साक्ष्य, जो एविडेंस है, उसके बारे में हमको जानकारी देती है। वहीं पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो नलगुंडलु दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों हमको 5973 मानव कृतियां जो है दोस्तों, वो प्रकाश में आई हैं। दोस्तों कुर्नूल से दोस्तों प्राप्त जो जानवर हैं, उनकी दोस्तों जानवरों के जो दांत हैं, उनमें छिद्र पाए गए हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि इन दांतों का प्रयोग जो है, वो एक आभूषण के रूप में, एक ज्वेलरी के रूप में दोस्तों क्या किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक महत्वपूर्ण आपका पूरा स्थल है, एक गुफा है दोस्तों, रेनीगुंटा गुफा दोस्तों, जो भी इसी काल का अपर पैलेयोलिथिक पीरियड का दोस्तों आपका यह पूरा स्थल है। दोस्तों वहीं पर बात करें असम पूरा स्थल की, असम के राज्य में दोस्तों, तो असम एवं उत्तरी पूर्वी जो भारत का क्षेत्र दोस्तों, इन प्रदेशों में दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल के हमको 9 के बराबर दोस्तों साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे दोस्तों आपके पूरा स्थल है अपवाद स्वरूप, जहां से इनके हमको प्रमाण मिले हैं दोस्तों, जिनमें दोस्तों आपका त्रिपुरा का जो दोस्तों अहोरा खोवई जो घाटी दोस्तों, यहां से हमको इस काल के जो कुछ उपकरण दोस्तों, इनकी प्राप्ति होती है। तो आपको एक चीज सदैव ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो उत्तर पूर्वी भारत है, खासकर दोस्तों जो असम का इलाका है दोस्तों,
वहां से हमको उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण जो है इनकी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप दोस्तों यहाँ पे जो त्रिपुरा का क्षेत्र है वहां से दोस्तों जो अहोरा खोवई घाटी है दोस्तों, यहाँ से हमको अपर पैलियोलिथिक पीरियड के जो प्रमाण है वो हमको दिखाई देते हैं। दोस्तों इन अपर पैलियोलिथिक प्रमाण में दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण दोस्तों वो आपका है बाघोर। बाघोर से दोस्तों आपके कई सारे जो प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों बाघोर जो है सोन नदी घाटी जो है उसमें स्थित है, जिसमें दोस्तों ये आपके गोपद एवं सोन नदी के संगम पर दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सीधी जिला जो दोस्तों यह वहां पर स्थित है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बाघोर स्थित कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है दोस्तों ये वहां पर सोन नदी घाटी में आपका बाघोर। देखिए समझिएगा, बागोर और बाघोर यह दोनों अलग अलग पुरा स्थल हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। बाघोर पुरा स्थल अलग है, बागोर ग वाला जो है वो अलग है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग है। तो जो बाघोर है यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है और कहाँ पर स्थित है, सोन नदी घाटी में। वहीं पर दोस्तों इसका उत्खनन किसने किया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो जो बाघोर है दोस्तों इसका उत्खनन GR शर्मा एवं JD क्लार्क महोदय ने दोस्तों मिलकर किया था। तो आप दोनों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे, GR शर्मा और JD क्लार्क के द्वारा दोस्तों जो बाघोर पुरा स्थल है उनकी पुरास्थल की उत्खनन किया गया था। इसकी विशेषता क्या है भाई, तो यहां से जो प्राप्त औजार दोस्तों इनका जो अध्ययन किया गया था वो माइक्रोवियर विधि से किया गया था। अर्थात यहाँ के जो टूल्स हैं वो जिन चीजों का उपयोग किया गया था तो उनके जो साक्ष्य हमको उन टूल पर मिले हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोवियर स्टडी कहते हैं, माइक्रोवियर मेथड करते हैं। उनके जो प्रमाण दोस्तों हमको उनके प्रमाण दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मान लीजिए मैंने आज चाकू से कोई फल काटा, तो जो फल के कुछ अवशेष हैं हमको उस चाकू पर लगे हुए दिखाई देंगे। तो वो जो प्रमाण जो उनका जो अध्ययन करते हैं, उपकरण का अध्ययन करके जो संबंधित चीजें थी हम उनका ज्ञान कर रहे हैं, तो इसको हम लोग माइक्रोवियर स्टडी कहते हैं। और यहाँ के औजारों का जो अध्ययन है वो माइक्रोवियर स्टडी किया गया था बाघोर में GR शर्मा और JD क्लार्क के समय में जब वहां पे उत्खनन किया गया था। अब अगली चीज ये निकल कर आती है भाई कि इस उत्खनन से हमको क्या कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है एविडेंस है उनकी प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से हमको निम्न पूरा पाषाण काल से दोस्तों जो लोअर लिथिक पीरियड दोस्तों वहां से हमको उस काल में दोस्तों हमको वृत्ताकार चबूतरे का प्रमाण प्राप्त होता है, एक वेदिका की आकृति प्राप्त होती है दोस्तों, और त्रिभुजाकार पत्थर दोस्तों जिसको हम लोग वेदिका पर त्रिभुज कह लें उनकी प्राप्ति भी दोस्तों यहाँ से होती है, जिसे कुछ विद्वान दोस्तों मातृ देवी का भी प्रतीक मानते हैं। ऐसा वहां पर प्रमाण हमको किस काल का प्राप्त होता है दोस्तों, तो यहाँ आपके निम्न पूरा पाषाण काल का प्राप्त होता है। दोस्तों जब बाघोर का उत्खनन किया गया तो जो पहला स्तर मिला ये लोअर पैलियोलिथिक संबंधित है, अर्थात दोस्तों आपका निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके ऊपर का जो काल है दोस्तों, दूसरा जो लेयर है बाघोर वन जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है दोस्तों, अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और दोस्तों इस पूरा पाषाण काल के इस स्थल दोस्तों हमको जो पूजा स्थल है उसकी प्राप्ति हुई है। और दोस्तों बाघोर 2 दोस्तों जो लेयर है इससे दोस्तों हमको मध्य पाषाणिक जो स्तंभ हैं, गर्त हैं दोस्तों, इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये जो स्तंभ गर्त दोस्तों ये हमको उस स्थान पर आवास की प्रमाण की बारे में संज्ञा या इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस समय ऐसा तो है नहीं कि ईंट रहे हों या फिर वेल हमारी तरह घर बने हों, नहीं, तो वो बांस के खंभों को या फिर स्तंभों को गाड़कर उसके ऊपर घास फूस करके अपने घरों का निर्माण करते रहेंगे। तो उनके गर्त के प्रमाण मिले और गर्तों के माध्यम से अनुमान लगाया गया है कि उनका आवास स्थल रहा होगा। ऐसी पूरी श्रृंखला दोस्तों स्तंभ गर्तों की जो पूरी श्रृंखला है वो हमको उस स्थल से बाघोर 2 का दोस्तों जो इलाका है वहां से हमको दिखाई देता है। और यही पूरा स्थल दोस्तों हमको मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर दोस्तों सांभर हिरण के चलने का भी जो साक्ष्य दोस्तों इस बाघोर पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर वह कौन सा ऐसा पुरा स्थल दोस्तों जहां पर हमको सांभर या फिर हिरण के चलने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, तो वह आपका बाघोर पुरा स्थल। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये मध्य पाषाण कालीन जो आपका आवास का क्षेत्र दोस्तों यहाँ से हमको इनके प्राप्ति हुई है। और दोस्तों इसी पुरा स्थल से हमको सांभर के जो 3 खुर हैं, जो उनके पैर हैं दोस्तों, पदछाप है दोस्तों, उनके भी प्रमाण हमको इस बाघोर पुरा स्थल से देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि आखिर पूरा पाषाण काल में लोगों का मानव का जीवन कैसा था। तो दोस्तों अभी तक हमने जो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो इस काल का मानव था दोस्तों वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था।
न इसको कृषि का ज्ञान था, न इसको पशुपालन का ज्ञान था। ये एक यायावार का जीवन जी रहा था, मतलब अभी तक किसी भी प्रकार के स्थायी जीवन का इसके पास आधार नहीं था। स्थायी जीवन कब आएगा? जब आप देखेंगे कि कृषि का विकास हो रहा है और फसलों को उपजाने के लिए वो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक रुक रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए दोस्तों जहां जो ये मानव है, ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। ये कच्चे मांस का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये संबंधित जो नदी घाटी है, जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उनको मारकर ये खाने का जीवन यापन का तरीका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इस समय का जो मानव है ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। एवं दोस्तों शिकार एवं जो कंदमूल है, जो लोग फल कहते हैं, उनके जो दोस्तों का प्रयोग करके क्या करता था, वो भोजन को करते थे। और दोस्तों अभी तक ये अग्नि का जो प्रयोग है उससे भी अपरिचित थे। इसलिए दोस्तों ये जो मांस है वो कच्चा ही खाते थे। लेकिन ध्यान रख, चूंकि इस काल में दोस्तों कृषि, पशुपालन, मृदभांड के प्रचलन का अभाव था दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इन लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था। और यही कारण है कि दोस्तों इस काल का जो मानव है वो उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। उत्पादक किसे कहते हैं? जो कि कुछ सी चीज का उत्पादन करे, न ये फसल का उत्पादन कर रहा है, न किसी अन्य चीज का, बल्कि उपभोक्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो भी चीज मिल रही प्रकृति से ये उनका सेवन कर रहा है। इसीलिए जो भी दोस्तों पाषाण काल जो है, आपका जो पैलियोलिथिक पीरियड दोस्तों, इस काल में मानव जो है वो क्या है? एक कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से मिडिल, लोअर, मिडिल एंड जो आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड है दोस्तों, हम लोगों ने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो यह वीडियो है पैलियोलिथिक पीरियड की, उसको आपको अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार के वीडियोस को सुनना एवं जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।